बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 में आज का हमारा टॉपिक होगा वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एक्चुअली इस टॉपिक के लिए आपने एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू के लिए फार्मूले डिराइव करने हैं, लेकिन इस मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, टेंशन, कंसेप्ट ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग के। यहाँ पर वर्डिंग आएगी बार बार टेंशन, तो टेंशन का क्या हम मतलब लेते हैं। तो ये देखिए एक ब्लॉक है जो स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है, इसको बैलेंस किया हुआ है। अब इस ब्लॉक पर गौर करें तो इस पर इस वक्त दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं। इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में एक फोर्स मौजूद है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो वो जो वेट को बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में जो अपर डायरेक्शन में फोर्स मौजूद है जिसने इस ब्लॉक को बैलेंस करके रखा हुआ है, इस स्ट्रिंग में मौजूद जो फोर्स है इसको हम नाम देते हैं टेंशन। तो जब ये बॉडी बैलेंस होगी उस केस में टेंशन और वेट ये दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। इन केस अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा किसी केस में, तो डेफिनेटली फिर वेट जो है वो टेंशन से ग्रेटर होगा। और फिर अगर किसी केस में ब्लॉक या बॉडी अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट की जा रही होगी तो फिर अपवर्ड फोर्स टेंशन की वैल्यू डाउनवर्ड फोर्स W से ग्रेटर हो जाएगी। बैलेंस कंडीशन में ये जो स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन और इस ब्लॉक का या बॉडी का वेट ये दोनों इक्वल कंसीडर होंगे, इक्वल होते हैं। तो चले ये चूंकि हमारा टॉपिक है उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था आपको टेंशन का कॉन्सेप्ट, इसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ। कंसीडर अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, upper end of the string is fixed on a stand as shown in figure. Let W be the weight of the block. Block pulls the string downwards by its weight. This causes a tension T in the string. The tension T in the string is acting upwards at the block as the block is at rest. Therefore, weight of the block acting downward must be balanced by the upward tension P in the string। ये था मेन फोकस जो आपको बताना था कि जब कोई बॉडी बैलेंस है तो फिर डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन की दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। Thus tension T in the string must be equal and opposite to weight W of the block। अच्छा, अब जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन हमारा टॉपिक था लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये देखिए एक्चुअली ये है हमारा टॉपिक। तो ये देखिए एक दो बॉडीज हैं या ब्लॉक्स हैं A और बॉडी B, और ये एक स्ट्रिंग के एंड के साथ अटैच किए हुए हैं और वो स्ट्रिंग जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास करता है। अब डेफिनेटली अब इनमें से अगर एक बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो सेकंड बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव करेगी, दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। तो इसके लिए फिर हमने कैलकुलेट करनी है या फार्मूले बनाने हैं इसमें स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन और जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडीज मूव करेंगी वर्टिकल डायरेक्शन में उस एक्सेलरेशन का हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अब देखिए कंसीडर टू बॉडीज A एंड B और मैसेज M1 एंड M2। तो ये दो बॉडीज हैं, बॉडी A का मैस M1, बॉडी B का मैस M2।
हम सपोज कर लेते हैं लेट m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर m1 की वैल्यू m2 से ग्रेटर है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि बॉडी ए का वेट ग्रेटर होगा वेट ऑफ द बॉडी बी, क्योंकि इसका मास ग्रेटर है, इसका वेट भी ग्रेटर है बॉडी बी के मुकाबले में। तो फिर the bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होता है जिसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, या यूं कह लें कि इस मोशन में स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। तो एक्सटेंसिबल वो चीज होती है जिसकी लेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है, जिसको स्ट्रेच किया जा सकता है, जैसे रबर, प्लास्टिक और जैसे स्प्रिंग होता है। जबकि यहाँ पर जो हम स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इसलिए होगा कि ड्यूरिंग मोशन अगर इसकी लेंथ चेंज हो गई फिर ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस बनेगा। इसलिए हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं बॉडीज को अटैच करने के लिए, ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब फ्रिक्शनलेस पुली का वो पुली होती है जिसमें फ्रिक्शन जीरो कंसीडर की जाती है। वैसे तो आपको मालूम है कि फ्रिक्शन जीरो नहीं होती, लेकिन अपने सिंपल केस बनाने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि इस केस में जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको फ्रिक्शनलेस पुली का नाम दे रहे हैं। एज शोन इन फिगर, द बॉडी ए बीइंग हेवियर must be moving downward with some acceleration, let this acceleration be a। अगर इनको रिलीज किया जाए तो चूंकि बॉडी ए का वेट लार्जर है बॉडी बी के मुकाबले में, फिर बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगी और बॉडी बी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट होगी। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, बस डायरेक्शन दोनों की एक्सेलरेशन की डिफरेंट होगी, ऑपोजिट होगी। बॉडी ए की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड और बॉडी बी के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। एट द सेम टाइम body B attached to the other end of the string moves up with same acceleration A, as the pulley is frictionless, hence tension will be same throughout the string। तो ये जो वेट्स को स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये थ्रू आउट द स्ट्रिंग वो सेम है, क्योंकि जो टेंशन एक एंड में है दूसरे एंड तक वही टेंशन ट्रांसफर होगी। दरमियान में पुली आ रही है, पुली में चूंकि फ्रिक्शन नहीं है इसलिए कोई भी वहां पर फोर्स का लॉस नहीं होगा, इसलिए थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है वो टेंशन की वैल्यू सेम होगी और इसको हम सपोज कर लेते हैं टी। अच्छा, इसके बाद है जी हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। बड़ा इजी करके आपको एक्सप्लेन करना है। पहले बॉडी ए को अगर कंसीडर करें, ये देखिए बॉडी ए पर इस वक्त दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। इस बॉडी ए का वेट जो कि m1g के इक्वल होता है, वेट का फार्मूला होता है mg। इसका मैस m1 है तो बॉडी ए का फिर ब्लॉक ए का मैस वेट हो जाएगा m1g। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, हर बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता होता है। और फिर जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है उस फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। अब गौर कीजिए कि ये बॉडी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है। अगर ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है तो फिर लाजमी होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स से लार्जर हो जाएगी या ग्रेटर हो जाएगी। अब इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाएगी अपवर्ड फोर्स से। फिर इस बार जो नेट फोर्स आएगी वो इक्वल टू हो जाएगी लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, यानी वेट माइनस टेंशन। तो ये पहले इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बॉडी ए। कौन सी फोर्सेज? वेट m1g एक्टिंग डाउनवर्ड्स, टेंशन t एक्टिंग अपवर्ड्स। अब हम बताएंगे सिंस
body A accelerates downward, therefore weight m1g is greater than tension T। सो नेट फोर्स पे क्या हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी वेट माइनस टेंशन, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। आप जानते हैं फोर्स होती है F, ये बॉडी A के लिए जो फोर्स है इसको हम लिख लेते हैं F1 इक्वल्स टू वेट m1g माइनस T। अब आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma, बॉडी A की जो फोर्स है इसको हम लिख लेते हैं m1a इक्वल्स टू m1g माइनस T। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये बॉडी A पर नेट फोर्स के लिए हमने इक्वेशन लिख दी है m1a इक्वल्स टू m1g माइनस T। अब ऐसा ही एनालिसिस करेंगे हम बॉडी B के लिए। गौर करें बॉडी B पर भी दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं इस वक्त। तो कौन सी दो फोर्सेज हैं, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन T एक्टिंग अपवर्ड। एक गौर करें कि ये बॉडी B जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, फिर अपवर्ड फोर्स टेंशन जो है वो ग्रेटर हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स वेट से, यानी इस ये बॉडी का चूंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रहा है इसलिए अपवर्ड फोर्स ग्रेटर है। फिर नेट फोर्स क्या होगी, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, यानी नेट फोर्स हो जाएगी T माइनस m2g। अब बॉडी B के लिए अगर हम इक्वेशन लिखे फॉर बॉडी B, two forces are acting on body B, weight m2g acting downwards, tension T acting upward। बताइए इसमें लार्जर फोर्स कौन सी है, हाँ जी लार्जर फोर्स है टेंशन, क्योंकि बॉडी की एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो अपवर्ड फोर्स नहीं लार्जर होना है। सिंस बॉडी B accelerates upward therefore tension T is greater than weight m2g। तो हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स के लिए आपने यूं ही करना होता है लार्जर में से स्मॉलर फोर्स माइनस कर देनी है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B इक्वल्स टू टेंशन माइनस वेट F2 इक्वल्स टू T माइनस m2g। F इक्वल्स होता है ma के, m2a इक्वल्स आ जाएगा T माइनस m2g। ये बन जाएगी हमारे लिए सेकंड इक्वेशन, यानी नेट फोर्स ऑन बॉडी B। बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, पहले आप बॉडी A पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिख लें और उसके बाद बॉडी B पर नेट फोर्स की इक्वेशन। अब हम फार्मूला डिराइव करेंगे एक्सेलरेशन का। हाँ जी, अब हम फार्मूला बनाएंगे एक्सेलरेशन के लिए। उसके लिए हमने ये करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 थी m1a इक्वल्स टू m1g माइनस t, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है m2a इक्वल्स टू t माइनस m2g। अब हमने यूँ करना है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, m लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट टू राइट में करेंगे, तो m1a प्लस m2a इक्वल्स टू आ गया m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g। लेफ्ट साइड से अब आपने a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2 और राइट साइड में आ जाएगा m1g माइनस m2g, क्योंकि माइनस t और प्लस t ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई है। अच्छा, इसके बाद फिर लेफ्ट साइड में तो रहेगा a इंटू m1 प्लस m2 और राइट साइड से g कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों टर्म्स में g मौजूद है। g कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया m1 माइनस m2। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो ये a के साथ ब्रैकेट में जो m1 प्लस m2 है इसको हम राइट साइड की तरफ ले जाते हैं। फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। ये बन गया फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन। और अब हमने फार्मूला डिराइव करना है फॉर टेंशन। तो टेंशन के लिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1,
m2a ओवर m1a इक्वल टू आ जाएगा t माइनस m2g, ये क्वेश्चन 2 की राइट साइड थी, ओवर आ गया m1g माइनस t। अब देखो लेफ्ट साइड में a और नीचे भी ओवर में भी a है, ये वाला a कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद आ गया m2 ओवर m1 इक्वल्स टू में आ जाएगा t माइनस m2g ओवर m1g माइनस t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये t माइनस m2g इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 के साथ इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा m1g माइनस t से। अब ये m1 से अगर मल्टीप्लाई करें, जब m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m1t माइनस आएगा m1 m2g इक्वल्स टू, राइट साइड को आप m2 से मल्टीप्लाई कर दें तो m1 m2g माइनस m2t। यहाँ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने ये करना है कि वो टर्म्स जिनमें t आ रहा है उनको आपने लेफ्ट साइड में ले जाना है क्योंकि t का फार्मूला बनाना है, और बगैर t के जो टर्म्स हैं उनको राइट साइड की तरफ ले जाएं। अब देखिए राइट साइड में माइनस m2t है, इसको आप लेफ्ट साइड में ले आए, यहाँ आकर हो जाएगा प्लस m2t, फिर लेफ्ट साइड में आ जाएगा m1t प्लस m2t इक्वल्स टू m1 m2g, और एक ये माइनस वाला m1 m2g भी राइट साइड में आ गया तो प्लस हो गया m1 m2g। सो इसके बाद लेफ्ट साइड में अब आप t कॉमन लो, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2, और राइट साइड में देखिए m1 m2g प्लस यही टर्म फिर है m1 m2g, तो दो बार m1 m2g ऐड हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2m1 m2g। इसके बाद जब t की वैल्यू निकालनी है तो ये जो ब्रैकेट में m1 प्लस m2 है मल्टीपल है t के साथ, इसको आप राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दें, फिर टेंशन का फार्मूला बन जाएगा 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, ये है टेंशन इन दी स्ट्रिंग। और ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव किया था, तो बच्चों ये फार्मूला या रिलेशन यूज़ किया जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और उसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है उसको कहते हैं एडवर्ड मशीन। एडवर्ड मशीन इज एन ऑपरेटर्स यूज्ड टू फाइंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपेरिमेंटली। The above system of pulleys is also known as एडवर्ड मशीन। तो ये जो सिस्टम, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है, जो सिस्टम ऑफ पुलिस था, ये एडवर्ड मशीन है। इट कैन बी यूज टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या रिलेशन बनेगा? हमने क्वेश्चन 3 में एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था, a इक्वल्स टू m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। यहाँ से एक्चुअली g का फार्मूला हमने बनाना है, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 माइनस m2g इक्वल हो जाएगा ये m1 प्लस m2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, इक्वल टू में आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू g। अब g की वैल्यू निकालनी है, ये जो m1 माइनस m2 है इसको अगर राइट साइड की तरफ लेके जाओ ओवर में आ जाएगा, फिर g का फार्मूला बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a ओवर m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। हाँ जी, ये आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला। और जैसा मैंने बताया है, ये जो अनइक्वल मैसेज का सिस्टम ऑफ पुलिस है जो कि वर्टिकली मूव करता है, इसको क्या कहते हैं? इसको एडवर्ड मशीन भी कहते हैं। और एडवर्ड मशीन का क्या रोल है, क्या यूज है? टू कैलकुलेट, टू फाइंड दी, टू मेजर दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपेरिमेंट। इसके साथ ही ये टॉपिक आपको कंप्लीट हुआ। मेरी ख्वाहिश, मेरी दुआ है कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आई होगी, समझ आनी चाहिए। अब मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।